अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज अदलिया में एक और बाब बंद हुआ, एक और दौर तमाम हुआ। एक ऐसा वक्त जब अदलिया के किरदार के ऊपर, खुद मुख्तारी आज़ादी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, जहां अदालत के अंदर चीफ जस्टिस का किरदार और किस तरह से वो आमिराना इख्तियारात उनके पास हैं उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, और सियासत में अमल दखल के ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी। ऐसे दौर के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए और बड़ी भारी उम्मीदों के साथ इस मनसब के ऊपर फायज़ हुए। आज 1 साल 1 माह बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब अपनी इस ओहदे की मुद्दत पूरी करने के बाद सुबकदोश हुए, तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से तासुरात हैं, बहुत से ख़यालात हैं उनके बारे में जिसका इजहार किया जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी, उन्होंने बड़े अच्छे कलमात कहे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ के लिए। उनकी जो जुरिस्प्रूडेंस है उससे मुतल्लिक उनकी जो सलाहियत है, उनकी कानून के ऊपर गिरफ्त और उनका ज़ाती ज़िंदगी और अखलाक के ऊपर भी उन्होंने बातें की, बल्कि ज़ाती तौर पर उनको उनके एजाज़ में लंच दिया। वहाँ दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं, दूसरे सीनियर तरीन जज इस अदालत के अंदर, उन्होंने नागवारी का इजहार भी किया, उन्होंने काफ़ी शिकवे शिकायत भी किए। बल्कि कल जो फेयरवेल डिनर था उसमें मंसूर अली शाह साहब और दीगर साथियों ने काजी फ़ाइज़ ईसा की शिरकत भी ना की, और साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिकायतों भरा एक ख़त भी लिख दिया जो कि बड़े ही तल्ख जिसके अल्फाज हैं। कुछ चीदा नुकात आपके सामने भी रख देते हैं। जस्टिस मंसूर साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस का किरदार तमाम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी दबाव के असरात से लाताल्लुक़ रहे। मुदाखलत के सामने आहनी दीवार बनने की बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए, अदलिया का दिफा करने की हिम्मत न दिखाई, बल्कि ज़ाती मफाद के लिए अदलिया को कमज़ोर करने वालों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। ये भी कहा कि जो साथी जजेस थे उनमें काजी फ़ाइज़ ईसा ने तफरीक पैदा की जिसके असरात बड़ी देर तक रहेंगे। ये भी कहा कि अगर ऐसे रेफरेंस में शिरकत की तो इससे पैगाम जाएगा कि कोई भी चीफ जस्टिस इदारे को कमज़ोर करे, धोखा दे, तो भी उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मैं तो ऐसे चीफ जस्टिस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, इस वजह से इस रेफरेंस में शिरकत नहीं करूँगा। अब ये दो मुख्तलिफ आराह सामने आ रही हैं, और इस वक्त ना सिर्फ कॉन्डक्ट, पॉइंट्स ऑफ लॉ और जो इख्तलाफात होते हैं फ़ैसलों में राय से मुतल्लिक, उसके ऊपर तफरीक सामने आ रही है, बल्कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का किरदार रहा और जिस तरह से आगे जजेस के दरमियान तफरीक का इशारा दिया मंसूर अली शाह साहब ने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है जजेस के दरमियान। ये जो सारा का सारा मामला है, अब ये आगे किस तरह से चलेगा और ये जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन करें आज मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहिएगा भट्टी साहब सबसे पहले, सर गो के बड़े शदीद तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए मंसूर अली शाह साहब ने, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा कि जहाँ पर इलेक्शंस की बात हुई और जो जजेस की वो था फैसला था उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा था, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने न सिर्फ इंश्योर किया कि वो हो, बल्कि उन्हें इलेक्शंस भी लेके दिए। लेकिन फिर भी ये जो तफरीक पैदा करने का एक लेबल लग गया है उनके ऊपर, ये इसको किस तरह देखते हैं आप? मैडम शेख, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि पाकिस्तान की 77 साला तारीख़ का एक मुतनाज़ तरीन, जानबदार तरीन और स्याह फ़ैसलों वाले जज जस्टिस काजी से जान छूट गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैडम शेख, मैं वैसे तो मंसूर अली शाह साहब के उस ख़त से शुरू करना चाहता था कि जिससे बेहतरीन कोई फेयरवेल नहीं हो सकता जस्टिस काजी के लिए, इससे बेहतरीन कोई फेयरवेल नहीं कोई दे सकता जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी को दिया। लेकिन चूंकि इनके क्रेडिट की बड़ी बातें होती हैं तो ज़रा पहले 3 क्रेडिट्स पे बात कर लें। उनका पहला क्रेडिट था लाइव समातें। काजी साहब ने लाइव समातें की और इसका क्रेडिट लिया, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो नैब तरामीम केस जिसमें इनको पता था इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे, उसमें
एडवोकेट जनरल केपी ने दरखास्तें की, तहरीरी दरखास्त दी, मुस्तरद कर दिया, लाइव समात नहीं होने दी, अपना क्रेडिट खुद ही ख़त्म कर दिया क्योंकि इमरान खान उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो रहे थे। दूसरा, वन मैन शो ख़त्म किया है काजी फायज़ ईसा साहब ने। इनके लिए आया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो उमर अता बंदयाल साहब के पर काटने के लिए, इनको नवाजने के लिए आया था। लेकिन जब इनको मसला पड़ा मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह की मौजूदगी में, तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया और इन्होंने अपना ही वन मैन शो जिसकी ये क्रेडिट ले रहे थे वो ख़त्म कर दिया। तीसरा जो आपने जिक्र किया कि इन्होंने इलेक्शन की डेट लेकर दी, मैडम शेख कभी गौर किया है कब लेकर दी थी? जब उमर अता बंदयाल साहब और उनका बेंच कह रहा था कि इलेक्शन के 90 दिन के अंदर ज़रूरी है, उस वक्त ये खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम में किरदार बने, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ होती रहीं, जजेस के कंडक्ट और किरदार पर बातें होती रहीं, ये खामोश तमाशाई बने रहे और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किए रखा। और एक उन लम्हों में जब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ कर रही थी, ये जश्न आइन की आड़ में आसिफ अली जरदारी और इसहाक डार के दरमियान बैठे हुए थे, जो कि तासुर, अगर बाकी सारा भी छोड़ दें, जिससे तासुर गया कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो रही है। अच्छा, इलेक्शन कब, क्या उस वक्त लेके दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लेके दिया था? चलो फिर भी मान लेते हैं कि बाद में इलेक्शन चीफ जस्टिस बन के इन्होंने इलेक्शन लेके दिया। क्या शफाफ इलेक्शन करवाया? और अगर शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ तो इस पर इन्होंने क्या किया? शफाफ इलेक्शन क्यों नहीं हुआ और उस पर पटिशन पड़ी रही, क्यों नहीं पटिशन सुनी? शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ा और ये चुप रहे। मैडम शेख, ये चीफ जस्टिस फायज़ ईसा काजी हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट करप्शन केस औशफ शरीफ का बंद करने वाले, ताहयात नाहली नवाज शरीफ साहब के लिए ख़त्म करने वाले, नैब तरामीम, नैब के मुलजमों और मुजरमों ने जो नैब तरामीम की थी उनको जायज़ करार देकर NRO देने वाले, सिर्फ 63A केस का उस वक्त फैसला करने वाले जब हुकूमत को लोटा क्रेसी की, लोटों की ज़रूरत थी, इन्होंने फ़ौरन लोटा क्रेसी जायज़ करार दे दी और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर लें जाएँ। और यहाँ ज़रा रोक कर मैं आपके BBC को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो का एक फ़िक्रा आपके ज़हन में लाना चाहता हूँ। काजी साहब के बिना 26वीं आईनी तरमीम नामुमकिन थी बिलावल भुट्टो। तो अब ये सारा आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर बल्ला छीना एन इलेक्शन से पहले एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया, इलेक्शन से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन डाका पड़ा, ये चुप रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से सियासी स्पेस, प्लेइंग फील्ड छीन ली गई, ये चुप रहे। रिकॉर्ड चादर चार दीवारियों के तकद्दुस की पामालियाँ हुई, ये चुप रहे। रिकॉर्ड बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, ये चुप रहे। रिकॉर्ड जाली झूठे मुकदमे, मन घड़त मुकदमे बने, ये चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ हुई, ये चुप रहे। जजेस की घटिया किरदार कुशी हुई, ये चुप रहे। और इनके लिए हुकूमत लाई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, 2-3 जुमले रह गए, और इनके लिए लाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड तरमीमी ऑर्डिनेंस। हम ख्याल बेंचों से इनको बड़ा प्रॉब्लम था, अपने दौर में बनाते रहे, फुल कोर्ट नहीं बुलाते थे। उमर अता बंदयाल साहब ये तनकीद करते थे, अपने दौर में मंसूर अली शाह साहब ने कहा दरखास्त की तहरीरी, फुल कोर्ट नहीं बुलाया। अब मैडम शेख आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूँ फिर एक मरतबा, हालांकि आपने पढ़ दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, शुक्रिया आपका, आपने मेरी तरफ से, इस कौम की तरफ से एक फेयरवेल दिया है जस्टिस काजी को। आखिरी जुमला है, जस्टिस काजी का दौर इंतकाम पसंदी और इंतजामी अमूर में कोताही के हवाले से याद रखा जाएगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं, जिसमें कोई वकार ना था, दोबारा कह रहा हूं, जिसमें कोई वकार ना था। रेफरेंस में शामिल होकर ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा कि अपने इदारे को नीचा दिखाने वाला चीफ जस्टिस भी काबिल इज्जत करार दिया जा सकता है। माजरत खां हूं, मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। अच्छा। और आखिर पे माजरत खां हूं काजी फायज़ ईसा साहब, एक जुमला, माजरत खां हूं काजी फायज़ ईसा साहब, जाते हुए मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये तल्ख अल्फाज बोलूं, लेकिन आपने वो जख्म दिए बकौल जस्टिस मंसूर शाह जो हमारे दिलों में, ज़हनों में तादेर रहेंगे। रीमा, ऐसा ही है क्या काजी फायज़ ईसा साहब का जो दौर है उसको ऐसे ही रखा जाएगा? और पहले हमने देखा कि इख्तलाफात होते थे, फैसलों के ऊपर होते थे, लेकिन ये जिस तरफ भट्टी साहब ने भी और मंसूर अली शाह साहब ने भी इशारा किया है कि अब जजेस के दरमियान में तकसीम हो गई है, इसके ऊपर क्या कहेंगी?
जी शुक्रिया लीना। मेरा नहीं ख्याल ये पहली बार तकसीम हुई है या पहली बार खुल के इस शक्ल में सामने आई है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक ये यूनिटी जो हमने देखी थी वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड थी लॉयर्स मूवमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती रही साकिब निसार के दौर के बाद से इन पर्टिकुलर, जब एक डिवीज़न थी कोर्ट में। और अब ये ज़्यादा पब्लिकली शायद सामने आ रही है, लेकिन ये डिवीज़न एटलीस्ट जस्टिस गुलजार के टाइम पे, जस्टिस बंदयाल के टाइम पे, जब जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ रेफरेंस हुआ था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का किरदार था, उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में रिफ्ट्स आए, उस सबसे मेरा ख्याल है ये चल रही थी। और एक जुडिशल एक थॉट प्रोसेस जो था उस वक्त से नज़र आ रहा था कि अब जजेस का मुख्तलिफ है। सो मेरा नहीं ख्याल ये कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो थोड़ी इससे ज़्यादा मेरी नज़र में इस वक्त बुनियादी है, पर्सनालिटीज से हटके सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर के बारे में है। मेरा ख्याल है ये ऐसा वक्त है जब अगर आप जमहूरियत पसंद या आइन पसंद जज हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में, आप किस तरह काम करें, आप क्या करें, आपके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। एक हमारी जो सिचुएशन इस वक्त है उसका एक रियल पॉलिटिक एनालिसिस हो सकता है। वो ये है कि एक एलीट कंसेंसस है हमारी कुछ सियासी जमातों के बीच जो हुकूमत में हैं, जिनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बीच, हमारे कुछ मीडिया के हिस्से, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, उन सब के बीच, कि आपने इस सेटअप को जैसे ये चल रहा है इसको चलाना है। और PTI को इस शक्ल में इमरान खान साहब की लीडरशिप में वापस जो है इख्तियारात नहीं देने, या इक़्तिदार तो बिल्कुल भी नहीं देना। ये अगर जुडिशरी इस पे कुछ हर्डल क्रिएट करेगी तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगामात देते हैं हमारे कुछ जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, वो भी ये कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्लियर है कि इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में नहीं आ रहे। कोई उस तरह का सिस्टम जो है अभी यही चलेगा। तो ये तो एक ऐसा वैल्यू न्यूट्रल एनालिसिस है, और इसमें ऐसा लगता है कि जजेस जो है वो कुछ खास कर नहीं सकते। अगर उन्होंने कुछ बदलने की कोशिश की या इसमें कुछ रुकावट पैदा करने की कोशिश की, उनका वही हाल होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह का हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे एक तशवीश उस बात की होती है जब इस तरह के एनालिसिस को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिबादा दे देते हैं, या कहते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी है कि अदलिया का जिस तरह का किरदार रहा है, अब अदलिया को कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि आइन ही ये कहता है, या जमहूरियत के यही उसूल हैं, या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का ये मतलब है कि अदलिया को कुछ नहीं करना चाहिए और सिस्टम को कंटिन्यू जो है रखना चाहिए। इससे मुझे थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी है, और मेरा ख्याल है बहुत से मेरी तशवीश रही है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट के बाद से अदलिया का रोल रहा है। ख़ास तौर पे हमने देखा, और इस पर तनकीद बिल्कुल लेजिटिमेट है, कि अदलिया अपने रोल से ट्रांसग्रेस की। मुख्तलिफ इदारों के जो काम था, जैसे आपने कि क्या कीमतें होनी है वो सेट किया, आपने इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे देखा। हुकूमत जो डील्स करती है इंटरनेशनल लेवल पे उसमें मुदाखलत, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत, आपने फिर साकिब निसार के टाइम पे देखा डैम फंड्स, PKLI वाला केस, ये सब ट्रांसग्रेशंस थी और इसने अदलिया को बहुत डैमेज किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त ये इशू है। इस वक्त तनकीद इस पे भी हो रही है कि अदलिया अपना काम क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हमने देखा अदलिया का एक और रोल रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी B टीम या उसके साथ मिलकर एक अलायंस के तौर पे काम करती रही हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से। इस वक्त तनकीद हो रही है कि वो अलायंस क्यों टूटा। इस वक्त ये जो सेटअप है उसको इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके बिल्कुल एक अहम हिस्सा है, लेकिन अदलिया उस तरह से नहीं है। तो तनकीद ये हो रही है कि ऐसा क्यों नहीं है अब, और अदलिया जो है वो क्यों रुकावटें क्रिएट कर रही है। सो ये एक बहुत अजीब सा हमारा टाइम है, पीरियड है, जिसमें हम अदलिया से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उनसे तवक्कुआत क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक आज़ाद अदलिया जो अपने पैरामीटर्स में रह के काम करे, वो क्या करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा केस उसके सामने आता है जिसका बेनिफिशियरी PTI है, फॉर एग्जाम्पल ये मिलिट्री के कोर्ट्स वाला जो केस है, जो एक मेरी नज़र में एक प्योर फंडामेंटल राइट्स केस है,
लेकिन उसकी बेनिफिशियरी पीटीआई भी है और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का एक प्लान है उसके खिलाफ भी जाता है। तो क्या अदलिया खामोश रहे इस सिचुएशन में? जो अब हम देख रहे हैं कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर जिस तरह की तनकीद हुई वो तो शायद मजीद बढ़ जाती, रिजर्व सीट्स वाले फैसले की तरह ही बन जाती अगर वो सस्पेंड ना कर दिया जाता, बिल्कुल एक फ्लॉड बुनियाद पे एक लाइन में सस्पेंड ना कर दिया जाता। क्या उसमें ये एक पॉलिटिकल फैसला होता? और अभी भी हम देख रहे हैं महीनों हो गए वो केस फिर से लगा भी नहीं। ये इस पे सही एक अच्छा फैसला क्या होगा? जो लोग अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं कि वो मसीहा ना बने, वो पॉपुलिस्ट ना बने, वो सहूलतकारी ना करे, उनके लिए एक आईनी फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड फैसला क्या होगा इस केस में? बहुत से ऐसे केसेस हैं। हम इस शो पे लीना पहले बात करते थे, हम दिन गिनते थे कि शायद खाकान अब्बासी कितनी देर डिटेंशन में है कन्विक्शन के बगैर, लेकिन मिफ्ता इस्माइल कितनी देर कन्विक्शन के बगैर डिटेंशन में है, साद रफीक के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, मरियम नवाज के बारे में। अब हम क्या ये करते हैं, अगर कोई अदालत राइट टू लिबर्टी के बेसिस पे इमरान खान को रिहा कर देती है, क्या वो पॉलिटिकल फैसला होगा? क्या वो फंडामेंटल राइट से कंपैटिबल फैसला होगा? क्या वो, ये बहुत मेरा ख्याल है फंडामेंटल सवालात हैं और इसका जवाब मैं देखती हूँ बहुत कंफ्यूज तरह से लोग देते हैं, क्योंकि कोई भी फैसला जो पीटीआई के हक में जाता है हम उसको सियासी फैसला बना देते हैं। सो आई डोंट नो, अब अगर कोई जमहूरियत पसंद जज है, आइन पसंद जज है, लेकिन वो पीटीआई का नेसेसरली हामी नहीं है, वो क्या करे अगर ऐसे केसेस उसके सामने आए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह की पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जो इस सेटअप को सूट करती है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो बन गया है आईनी तरीका, वो पॉलिटिकल हम नहीं कहते, पॉलिटिकल हम उसको कहते हैं जब वो इस सेटअप के खिलाफ जाए। सो अब हलाल पॉलिटिक्स है जजेस में और ऐसी पॉलिटिक्स है जो हराम पॉलिटिक्स है। सो तशवीश की सूरत हाल है कि आगे अब जस्टिस याया अफरीदी और दूसरी तरफ तवक्कुआत भी जुडिशरी से इस हद तक है, जैसे भी भट्टी साहब की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, मैं उसके जवाब में कहूंगी ये अदलिया का काम नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा एक मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आए वो उस पर क्या फैसला करेगी? ये एक मेरी नजर में जस्टिसेबल चीज नहीं है, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि वो सब सही कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वो ट्रैप्ड हैं जो जमहूरियत पसंद, आइन पसंद जजेस हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई, आप कुछ लोग कहेंगे कोई भी नहीं है, सब मौका परस्त है, लेकिन अगर कोई है तो वो इस वक्त क्या करें? उनके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और अगर उन्होंने कुछ करना है, अपने आप को इतना इम्पैक्ट फील करवाना है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की ओपन डिवीजन होगी, वो बहुत आसान होगी एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो पहला कदम तो ये लेना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि आपस में किस तरह, मैं ये नहीं कहूंगी कि फॉल्स सेंस ऑफ यूनिटी आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपस में किस तरह काम करना है उस पर थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की मेरा ख्याल है ज़रूरत है। अच्छा, आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ सवालात जन्म दिए हैं। मैं चाहती हूँ मैं वो सवाल भी करूँ, बाकी पैनलिस्ट से भी उनकी राय लूँ, लेकिन एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते इसको कंटिन्यू करते हैं। हम अदलिया के नए दौर के ऊपर बात कर रहे हैं और एक ऐसा दौर जहां पर तकसीम जजेस के दरमियान में वाज़े नज़र आ रही है। क्या ये तकसीम आगे एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर सकती है? ऐसा सैयद साहब, अभी रीमा ने बड़ी दिलचस्प बात की और भट्टी साहब ने भी कुछ उसका एक दूसरा पहलू दिखाया। आप क्या समझते हैं इस वक्त कितना अहम है या कितना बड़ा ये चैलेंज होगा कि जजेस आपस में मिलकर काम करें? ऑल्सो ये जो सवाल उठता है अदलिया से मुतल्लिक, सहूलतकारी, अदलिया से मुतल्लिक जानिबदारी, यहाँ पर कितना सादिक आता है और आगे जाकर क्या समझते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस बड़ी बढ़ जाती है? अलीना, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया जो है ये हिस्टोरिकली सहूलतकारी करती रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, और जो लोग पाकिस्तान की तारीख़ से वाक़फ़ नहीं हैं वो ये समझते हैं कि आज का जो तारीख़ी दिन है, वो कह रहे हैं कि आज तारीख़ी दिन है कि एक स्याह दौर जो है ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पे जस्टिस मुनीर ने नज़रिया ज़रूरत पेश किया और जस्टिस मुनीर के दौर में आपको पता है कि जल अयूब खान का पहला जो डिक्टेटरशिप थी उसको वैलिडेट कर दिया गया। अदलिया ने उस रोज़ से अपने काम का आगाज़ किया। फिर जल अयूब खान के बाद जस्टिस अनवारुल हक थे, 5 जुलाई 1977 हुआ तो अदलिया ने उसको भी वैलिडेट किया।
दूसरा जो स्याह तरीन दौर था जनरल ज़िया-उल हक का, क्योंकि याहिया खान तो कंटिन्यूटी में आ रहे थे। तीसरा दौर था जनरल ज़िया-उल हक का, जब एक बार फिर आइन के ऊपर ताला आजमाई की गई और पूरे आइन को डस्टबिन की टोकरी में फेंकने की कोशिश की गई। उस वक्त की जो मुंतखब हुकूमत थी उस पर कब्ज़ा कर लिया गया और उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस इरशाद हसन, जिन्होंने इस सारे गैर आइनी काम को वैलिडेट किया और इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया और सारी चीज़ों की सहूलतकारी की। ये मेरे और आपके सामने ये तमाम जो जज हैं जिन्होंने वैलिडेट किया मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को, उनका दौर स्याह तरीन दौर नहीं है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा का ये 1 साल का जो दौर है वो स्याह तरीन दौर है। मुझे नहीं समझ आ रही ये कैसे। एक बात। दूसरी बात, काजी फ़ाइज़ ईसा इस अदालत के सरबराह थे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनकी ज़ात के ऊपर बहुत सारे या उनके कंडक्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम गैर जानबदार होकर उनके कंडक्ट का जायज़ा लें तो 2-3 चीज़ें उनकी बड़ी पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें उनके ख़िलाफ़ भी जाती हैं। मैं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे आगाज़ करता हूँ। मेरे ख़्याल में काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो पाकिस्तान की हालिया अदालती तारीख़ के पहले जज थे या शायद वाहिद जज हैं जिन्होंने अपने अदारे के एहतराम को तो मलूज़े खातर रखा, लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जो पार्लियामेंट का इदारा है वो अदलिया से बड़ा इदारा है, क्योंकि अदलिया ने जन्म लिया है पार्लियामेंट के वतन से। और ये लड़ाई जो शुरू की गई ये पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौर से ये लड़ाई शुरू हुई। ये शुरू कराई गई कि नहीं, अदलिया अहम है। आप देखिए कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में 8वीं जो तरमीम हुई और उसके बाद में आपको पता है जनरल ज़िया-उल हक ने अदलिया के अंदर भी तकसीम पैदा करने के लिए जो वाकई शरई अदालत कायम कर दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके आइन में चीज़ें क्लियर कट लिखी हुई हैं। फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कायम कर दी ताकि ये चीज़ें तकसीम दर तकसीम रहे। इस सारे मामले में हमने देखा कि जब जनरल ज़िया-उल हक 1988 को उनका त्यारा क्रैश होता है तो हम देखते हैं कि उसके बाद से जो इस्टेब्लिशमेंट आती है वो अदलिया को साथ मिलाती है। शुरू में 58(2)B प्रेसिडेंट के पास होती थी, प्रेसिडेंट को साथ मिलाती है, अदलिया को साथ मिलाती है, हुकूमत फारग कर देती है। मामला अदलिया के पास जाता है, अदलिया उसको वैलिडेट करती है, बिल्कुल ठीक फारग किया। फिर ये पिंग पोंग चलता रहता है। फिर हम देखते हैं कि जब 8वीं तरमीम जो है उसको फारग कर दिया जाता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो नया जो दौर आया जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद, उसमें जजेस जो हैं वो बड़ी ताकत के साथ आए वापस। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो मूवमेंट थी उसकी सूरत में इफ्तिखार चौधरी साहब को गैर आइनी तरीके से फारग किया गया, वो खड़े हुए जिसकी पूरी कौम ने उनका साथ दिया। लेकिन इफ्तिखार चौधरी वही इफ्तिखार चौधरी थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ का गैर आइनी हलफ PCO का हलफ लिया था। लेकिन इफ्तिखार चौधरी को जब हमायत मिली और वो जाते रहे अपनी नौकरी बहाल करने के लिए, वो जनरल मुशर्रफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तारक अजीज़ उनके पास भी चले गए जब वो माजूल थे। बाहर अदलिया की बहाली की तहरीक चल रही थी और इफ्तिखार चौधरी साहब अंदर बैठ के डीलें कर रहे थे। और सॉरी टू से उन इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर को हम मीडिया वालों ने भी बड़ा चढ़ा कर पेश किया, ठीक है, और हाईलाइट किया, उनको हीरो बनाकर पेश किया। जब उन्होंने मुंतखब वज़राए आज़म की तजलील की, मुंतखब पार्लियामेंट की तजलील की, पार्लियामेंट कानून बनाती थी, ये उठा के बाहर फेंक देते थे। फिर उनके साथ होते थे जस्टिस रामदे और उनका एक पूरा ग्रुप होता था जो कि बैठ के यहाँ पर उन्होंने अपनी एक अलग हुकूमत बनाई होती थी। वो एग्जेक्टिव के कामों में इस तरह से दखल अंदाजी करते थे कि IGs को बुला लेते थे और IGs को बैठ के खुद हुक्म दिया करते थे। चीफ जो सेक्रेटरीज हैं उनको बुला लिया करते थे और उनको बताया करते थे, IGs को और पुलिस वालों को बताया करते थे कि इन्वेस्टिगेशन इस तरह करें, पूरी भरपूर तरीके से मुदाखलत। और वो इफ्तिखार एजाज पर उसके बाद आई गेट योर पॉइंट एजाज, उसके बाद भी हमने देखा बहुत सारी वायलेशंस हुई, वो जस्टिस खोसा हो फिर बंदयाल साहब तक। लेकिन मुझे ये बताएं, मौजूदा दौर में जब हम इसको देखते हैं तो वहाँ पर आप रेलेवेंस इसकी क्या समझते हैं?
मैं वो बात लंबी होगी, एक लाइन कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ। तो देखिए, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत से जो अदालत है वो इस्टेब्लिशमेंट के हैंड इन ग्लव थी। उस वक्त जनरल कियानी थे और उनकी इस्टेब्लिशमेंट थी और वो हैंड इन ग्लव थे इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत से। और थ्रू आउट उसके बाद से साकिब निसार साहब तक हमने देखा कि वो जो अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के हैंड इन ग्लव रही है। साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया वो भी मेरे और आपके सामने है। जो उमर अता बंदयाल आए तो उस वक्त पोलराइजेशन शुरू हो गई थी, पोलराइजेशन शुरू हो गई थी। जो बानी पीटीआई हैं उनका एक प्रो ग्रुप बन गया और एक उनका एंटी ग्रुप बन गया। सर अब तो मौजूदा हालात में तो आपको पता है ना, जजेस आए और वो कहते हैं कि जी हमारे एम्बेट में मुदाखलत हो रही है, हमें बताया जा रहा है कैसे हमारी सर्वेलेंस हो रही है, ये सब कुछ आया। अलीना, जो अदलिया की तरफ से ये बात कही गई कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे कामों में मुदाखलत कर रही है, वो इतनी गलत बात नहीं है। वो करती रही है और वो करती रही है और हमारे पास इस बात के शायद मौजूद है। बिल्कुल सही। अब मामला क्या है कि इस सारे मामले को हल आपने कैसे करना है, वो आप हल करेंगे दो बुनियादी चीज़ों के साथ। नंबर वन, आपकी मॉरल स्टैंडिंग, कि आप मॉरली स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े हैं। और दूसरी जो अहम तरीन बात है वो है बाहमी यूनिटी। क्या हमारी अदलिया में काजी फाइज ईसा साहब के दौर में यूनिटी हो सकी? तो आंसर है नहीं। जो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम वैलिड लग सकता है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो अकेले नहीं है, फिर बाकी जजेस भी उनके साथ हैं। कैसे? हम किसी एक बंदे को हीरो और विलन बनाते हैं, लेकिन हमें टोटल चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, यूनिटी तो नहीं हो सकी। दूसरी बात कि जो जज साहिबान हमारे इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे और बिल्कुल दुरुस्त लगाते रहे, ये बिल्कुल मैं आपको कहूँगा वो दुरुस्त लगाते रहे, फिर उनमें से बाज़ जज साहिबान जो हैं वो उनके राब्ते भी इस्टेब्लिशमेंट से हुए, कुछ ने इस्तीफे दे दिए। क्यों दे दिए इस्तीफे? मुकाबला क्यों नहीं किया? दो वजह थी। एक ये थी कि उनकी मॉरल ग्राउंड ठीक नहीं थी, उनके जो बैक यार्ड्स थे उनमें बहुत बड़े बड़े सवाल थे, बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना बड़े बड़े सुराख थे। और दूसरी बात चली हुई ना, सांप कह लेते हैं हम आजकल। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, बिल्कुल बिल्कुल। मज़हर अब्बास साहब, आप कहिएगा सर, अब ये कितना बड़ा चैलेंज है जो खलीज हमें नज़र आ रही है, क्या आप समझते हैं काजी फाइज ईसा साहब के दौर में ज़्यादा बड़ी और वो कंटेन नहीं कर पाए, और अगले यहया साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगी? देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नॉमिनेट होते, सिलेक्ट होते, तो क्या वो उस रेफरेंस में बैठते जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए जो है किया गया था? मुझे नहीं पता, क्योंकि जो उनका ख़त है और ये बिल्कुल मुझे लगा कि वो हर्ट हैं और बिल्कुल राइटली हर्ट हैं, क्योंकि उन्हें उसूली तौर पे उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। अगर होते तो आज जो रेफरेंस जस्टिस याहिया आफरीदी जहाँ बैठे हुए थे, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ बैठे होते एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? मुझे नहीं पता। जो उन्होंने बातें की हैं, जाहिर है, देखिए हमारा मसला ये है कि हमने तो सारी ज़िंदगी ये सुना है कि जजेस अपने फ़ैसलों से बोलते हैं और तारीख़ भी उनको उनके फ़ैसलों से याद रखती है। वो सही फ़ैसले हों, गलत फ़ैसले हों, उसके असरात क्या होते हैं, तारीख़ उसको, और तारीख़ जो है, और ख़ुद मंसूर अली शाह साहब ने एक दिन पहले उनका यही बात सामने आई थी कि तारीख़ हमें देख रही है। मेरा ख़्याल है वो बहुत पावरफुल जुमला था। उसके बाद जो उन्होंने ख़त लिखा उसमें उनके जज्बात नज़र आते हैं, और वो एक सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे अपने नुक्ते नज़र से जो उन्होंने बात कर दी थी कल, वो बहुत थी और उसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई थी। अब क्या जस्टिस याहिया आफरीदी इस ऐसी पोलराइज पोलिटिसाइज जुडिशरी को यकजा कर सकते हैं? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही होगा कि वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और फिर ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगी। जितनी पोलराइज सोसाइटी है, उस पोलराइज सोसाइटी में मैं फ़ैसलों को जुडिशली नहीं देखता, मैं फ़ैसलों को पॉलिटिकली देखता हूँ, इसलिए कि एक तासुर बन गया है, और तासुर गलत नहीं है। मैं सिर्फ ये, जब उन्होंने ये कहा, थोड़ा सा इसकी वजाहत करें, क्या मतलब आप
फैसलों को पॉलिटिकली देखते हैं? हम सब देखते हैं ना पॉलिटिकली। मुझे क्या पता उसके जो रीमा से क्यों हम ओपिनियन लेते हैं। हम किसी वकील को बुला के क्यों ओपिनियन लेते हैं? इसलिए कि उस जजमेंट के जो लीगल पॉइंट्स हैं वो मैं नहीं समझ सकता, वो कभी भी नहीं समझ सकता। सही है। तो मैं उसको एक सियासी, क्योंकि एक सियासी मुकदमा है, उसके सियासी असरात हैं। अगर इलेक्शन से मिल गया है तो वो एक सियासी मुकदमे के तौर पे मैं देखता हूं कि उसका नुकसान एक पार्टी को हुआ है, उसका फायदा एक पार्टी को हुआ है, तो मैं उस लिहाज से देखता हूँ। मैं उसको लीगली नहीं देखता। देखिए अभी एजाज ने जस्टिस मुनीर की बात की, हम सबको जस्टिस मुनीर याद है। यही तो बिगाड़ पैदा नहीं कर रहा कि हम, यही मैं कह रहा हूँ, यही बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ। हमें जस्टिस मुनीर याद है, हमें जस्टिस साकिब याद नहीं है। ये साकिब नहीं, फिर बंगाली साकिब, जो उस वक्त चीफ जस्टिस बन सकते थे, जिनको गुलाम मोहम्मद ने चीफ जस्टिस नहीं बनाया, और वो किसी और वो लिखना चाहते थे जो बादशाह को कि आप किसी और को वहाँ यहाँ भेजें, तो उन्होंने कहा कि ये ना करें, आप मुझे आप ना बनाएं, किसी और को बना दें, क्योंकि गुलाम मोहम्मद का हेट अगेंस्ट बंगालीज जो है साफ था। तो हमें जस्टिस साकिब याद नहीं है, हमें जस्टिस मुनीर याद है, जिसके बाद आज तक पाकिस्तान में लॉ ऑफ नेसेसिटी से बाहर नहीं सके। अब याहिया अफरीदी साहब एक ऑनरेबल जज हैं, एक उनका पूरा ऑनरेबल करियर रहा है, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। उनके लिए चैलेंज ये है कि किस तरह जुडिशरी को मुत्तहिद कर सकें। ज़ाहिर है अगर आप वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी इसी बेंच, इसी सुप्रीम कोर्ट में हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला भी, और ये मुझे याद नहीं पड़ता कि तारीख़ में इससे पहले कभी इतने जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के किसी फेयरवेल में, किसी रेफरेंस में इतने जजेस एब्सेंस हुए। देखिए जस्टिस कादी फाइज ईसा का 1-1.5 साल, मैं जस्टिस कादी फाइज ईसा को उस वक्त से जानता हूँ जब वो यहाँ लॉयर थे और प्रैक्टिस करते थे और मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था। बलूचिस्तान के जब चीफ जस्टिस बने तो एक फ़ैसले ने ख़ास तौर पे जर्नलिस्टों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, और वो था कि एडिटर्स के ख़िलाफ़ 9 अखबारात के ख़िलाफ़ उन्होंने टेररिज्म का केस बनाने का कहा। जो कंट्रोवर्सी ये थी कि जो कलदम तंजीमें थी उनके बयानात छापते थे, एडिटर्स की प्ली ये थी कि हम ये बयानात इसलिए देते हैं कि हम हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा है, लेकिन बहरहाल वो उनके ख़िलाफ़। जस्टिस कादी फाइज ईसा के 2-3 फ़ैसले कंट्रोवर्शियल हैं मेरे लिहाज से। जो इलेक्शन वाला फ़ैसला था, जो इलेक्शन हर सूरत में कोई ऐसी जवाज़ नहीं था कि इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होते। कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन ने ये जो उज़र पेश किया था, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जी पैसे नहीं हैं, ये कोई उज़र था? इसकी बुनियाद पे आप कोई चीज़ जो कि लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 90 डेज़ में होनी है, और उसी हेयरिंग में ये कहा गया कि अक्टूबर के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो उस लिहाज से तो 8 फरवरी का इलेक्शन इल्लीगल भी था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था। फिर उनके क्रेडिट में ये बात जाती है कि उन्होंने अपनी 184(3) को सरेंडर किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर वही बात है कि जब आप सरेंडर कर रहे हैं तो फिर बीच में इफ़ और बट नहीं होती। तो उनके कंट्रोवर्शियल फैसले भी रहे। सर बट आप इलेक्शंस वाले को कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, दैट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि हम बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं। पसे पर्दा क्या अवामिल थे और क्या बातें हो रही थी जब हमें ये था कि दबाव ऐसा आ रहा है कि शायद दबाव ऐसा आ रहा है कि इलेक्शन शायद हो ही ना। ऐसे माहौल में तो ये क्रेडिट पे डाला जाता है काजी फाइज ईसा साहब के। ये कोई ऐसा जवाब नहीं था। अच्छा, क्योंकि एक्सक्यूज ये पेश की गई थी ना कि जी पैसे नहीं है जी, तो वो पैसे 8 फरवरी को कैसे आ गए? जो पैसे सर वो तो सब बयां हो गया ना, लेकिन कुछ और आपने ही हमें बल्कि खबर दी थी कि कुछ ऐसी ताकतें हैं यही जो कि कोशिश कर रही हैं मैं आपको बताऊं ना, ये था कि मियां नवाज शरीफ को मुल्क में आके कैंपेन करनी थी, उनके लिए टाइम चाहिए था। वो अलग बात है कि जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जब ये कहते हैं कि इस वजह से वो साकिब निसार के भी उसमें नहीं रेफरेंस में गए और कादी फाइज ईसा के रेफरेंस में नहीं बैठे, तो क्या इससे पहले जो रेफरेंसेस हुए हैं कोई एक चीफ जस्टिस तो बताएं कि वाकई जिसके रेफरेंस में बैठकर ये लगा हो कि इन्होंने अपने दौर में जुडिशरी का वक़ार बुलंद किया हो, उन्होंने अपने दौर में जो है यूजरपर के सामने आंखों में आंखें डाल के बात की हो। कोई एक चीफ जस्टिस बता दें कि जिसने ये किया हो। इफ्तिखार चौधरी साहब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब वाज द लीस्ट कंट्रोवर्शियल नहीं?
कौन? तसद्दुक जिलानी साहब वाज नहीं, मैं कंपैरेटिवली अगर आप करें तो यकीनन नहीं, और भी होंगे। अगर आपने और कह दिया तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं ना, फिर हमारे कंधों पे भार आ जाता है कि हम। लेकिन हम तो ये बात कह रहे हैं ना कि कोई एक चीफ जस्टिस बताएं जिसने यूजर्पर के आगे, यूजर्पर के सामने, जिसने आप क्यों जुल्फकार अली भुट्टो का केस 10-12 साल क्यों पेंडिंग पड़ा रहा? खत्म कर देते, डिसमिस कर देते, नहीं सुनते, लेकिन एक केस को उठा के आपने साइड में रख दिया उसमें। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें, जजेस ऑलवेज स्पीक फ्रॉम देयर जजमेंट। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब के साथ ज्यादती हुई है, उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, नहीं हुए। मेरा ख्याल में उन्होंने ये जो खत लिखा है, आखिरी खत, उसमें उन्होंने शायद अपने जज्बात में आके ज़्यादा जज्बाती ख़त मुझे इसमें नज़र आता है, इसमें कंटेंट के अलावा। बस देखना ये है कि ये अगर उनके जज्बात हर्ट हुए हैं तो ये आगे तो नहीं कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। लेकिन हमारे और भी बहुत से क्वेश्चंस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारी साइड पे नहीं है, टाइम ओवर हो गया आज हमारे पास प्रोग्राम में। तो आने वाले दिनों में भी इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।